नई आफत बन गया। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चीन का दावा है कि उसका बनाया कृत्रिम सूरज असली सूरज से 10 गुना ज्यादा गर्मी और ऊर्जा देगा। लेकिन ये सूरज हमारे सौरमंडल के असली सूरज की तरह ना तो हर रोज उदय होगा और ना ही अस्त होगा, और तो और इस सूरज पर बदलते मौसम का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर चाहे मौसम गर्मी का हो, बरसात हो या फिर कड़कड़ाती ठंड, ना तो इसकी एनर्जी रात के वक्त खत्म होगी और ना ही दिन के वक्त इसकी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। कहने का सीधा मतलब यह है कि चीन के बनाए सूरज की ऊर्जा किसी भी वक्त असली सूरज से कई गुना ज्यादा ही होगी। रात या दिन का इसकी गर्मी या इसकी ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन ने जिस नकली सूरज को लैब में तैयार किया है, उस रिएक्टर का नाम है HL2M रिएक्टर। ये चीन का सबसे बड़ा और मॉडर्न न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। अपने बेहद ही हाई टेम्परेचर कैपेसिटी के कारण इस रिएक्टर को आर्टिफिशियल सन यानी कि कृत्रिम सूरज कहा जा रहा है। चीन ने साउथ वेस्ट सिचुआन प्रोविंस में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर में इस काम को अंजाम दिया। चीनी मीडिया की माने तो ये डिवाइस गर्म प्लाज्मा को मिलाने के लिए ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है। इसका टेम्परेचर 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कि सूरज की कोर से 10 गुना से भी ज्यादा गर्म है। अगर चीन की मीडिया की बात सच है तो साफ है कि जो सूरज पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन करता है, वैसे ही सूरज चीन ने बना लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस नकली सूरज को न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से बनाया गया है और इसे कंट्रोल भी इसी से किया जाएगा। चीन के साइंटिस्ट अब ये दावा कर रहे हैं कि उनके इस नकली सूरज से फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंसी अब बेहद कम हो जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सूरज से पैदा की गई न्यूक्लियर एनर्जी को स्पेशल टेक्निक से एटमॉस्फेयर के लिए सेफ ग्रीन एनर्जी में बदला जा सकेगा। इससे धरती पर ऊर्जा का बढ़ता संकट दूर किया जा सकेगा। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान होगा? क्या सिर्फ इसके फायदे ही फायदे होंगे? शायद इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि हमारी समझ तो ये कहती है कि इस नकली सूरज की वजह से पैदा होने वाला न्यूक्लियर वेस्ट इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि प्रकृति के कई और जीवों पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ सकता है। वैसे आपको बता दें कि चीनी साइंटिस्ट साल 2006 से छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी अब जाकर मिली है। यानी अब दौर कुछ ऐसा चला है जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन से अमेरिका को कड़ी टक्कर मिल रही है और चीन दुनिया में पहले नंबर पर काबिज होने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। चीन की इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में नकली सूरज यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकेगा। चीनी मीडिया ये ढिंढोरा पीट रहा है कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का डेवलपमेंट चीन की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तो जरूरी है, चीन की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। चीन तो ये दावा कर रहा है कि उसका ये नकली सूरज असली सूरज की तरह ही शुद्ध ऊर्जा देगा और इसे न्यूक्लियर फ्यूजन से कंट्रोल किया जा सकेगा। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन आखिर है क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन से कैसे अलग है और इसके क्या फायदे हैं। दरअसल फ्यूजन हमारे ब्रह्मांड का एनर्जी सोर्स यानी कि ऊर्जा स्रोत है। सूरज समेत सभी सितारे फ्यूजन के जरिए ही एनर्जी जनरेट करते हैं। जब हल्के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा प्रेशर और लाखों डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर आपस में मिलते हैं तो वो हैवी पार्टिकल्स का अणु बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा पैदा करते हैं। सितारों में आमतौर पर हल्का कण हाइड्रोजन होता है जो फ्यूज या द्रवित होकर हीलियम बनता है। यही प्रोसेस अगर धरती पर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में हो तो समझिए कि सूरज को किसी डिब्बे में बंद कर देने जैसा होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन के उलट न्यूक्लियर फ्यूजन में रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलता और इससे किसी हादसे का खतरा भी काफी कम होता है। चीन ने अपने जिस फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर से सूरज से भी ज्यादा गर्मी पैदा की है, उसका डायामीटर 8 मीटर और वजन 360 टन है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ईस्ट, पूर्व वाला ईस्ट नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। आर्टिफिशियल सूरज बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर उस तापमान को 102 सेकंड तक स्थिर रखा गया। आप ये भी जान लीजिए कि असली सूरज का तापमान 15 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस के करीब है, जबकि नकली सूरज का तापमान 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इस लिहाज से साइंटिस्ट इस फ्यूजन में जितनी गर्मी पैदा करने का दावा कर रहे हैं वो असली सूरज के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा है। दोस्तों, चीन ने लैब में न्यूक्लियर फ्यूजन का ये फॉर्मूला ठीक वैसे ही इस्तेमाल किया है जैसा न्यूक्लियर फ्यूजन असल में सूरज में होता है। चीन का HL2M रिएक्टर इसी कॉन्सेप्ट पर बना है। चीन को
ये कामयाबी 14 साल की मेहनत के बाद मिली है। उससे भी खास बात यह है कि चीन को ये कामयाबी ऐसे वक्त मिली है जब दुनिया भर के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी लगातार कम हो रही है। खुद नासा के रिसर्च में भी ये बात पता चली है कि हमारी गैलेक्सी में मौजूद दूसरे तारों के मुकाबले सूरज जल्दी कमजोर हो रहा है। अगर ये सही है तो धरती पर आइस एज यानी कि हिमयुग की आशंका गहराने लगी है। इससे उबरने के लिए नकली सूरज की खोज बेहद अहम मानी जा सकती है। दोस्तों, दुनिया के कई और मुल्क भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन सबके मुकाबले चीन काफी आगे निकल गया है। कैसे, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल परमाणु ऊर्जा पर हमारे देश भारत में बीते 55 सालों से काम चल रहा है। दुनिया में इस वक्त करीब 440 न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब में फिजन से एनर्जी पैदा की जाती है। न्यूक्लियर फिजन से इस प्रोसेस में एनर्जी पैदा तो होती है, लेकिन काफी सारा रेडियो एक्टिव कचरा, हार्मफुल रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है। अरे बात तो हम सब जानते हैं कि रेडियो एक्टिव कचरा कितना खतरनाक और नुकसानदेह होता है। इससे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होने वाले हादसों की आशंका भी बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी तो मिलती है, साथ ही रेडियो एक्टिव वेस्ट से भी निजात मिल जाती है। आपको बता दें कि साइंटिस्ट पिछले 1 सदी से इसका विकल्प तलाशने की कोशिश में लगे थे, जिसमें अब जाकर चीन ने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। इसलिए आने वाले कुछ सालों में अगर पूरी तरीके से दुनिया बदल जाए तो चौंकिएगा मत। चीन तो अब आर्टिफिशियल चांद भी बनाने में जुटा हुआ है, जिसे स्पेस में सैटेलाइट के तौर पर स्टैब्लिश किया जाएगा। और अगर चीन इसमें कामयाब हो गया तो फिर दुनिया में हर वक्त रोशनी ही रोशनी रहेगी। दोस्तों, चीन की इस आर्टिफिशियल सूरज और आर्टिफिशियल चांद बनाने पर आपका क्या मानना है? क्या ये सही है? क्या चीन सही है? क्या इस तरीके से प्रकृति से छेड़छाड़ करना, इस तरीके से खुद का सूरज खुद का चांद बना लेना हम इंसानों के लिए सही है? एक मायनों में तो सही है। अगर साइंस की प्रगति के मामले में सोचे और वैज्ञानिक डेवलपमेंट के बारे में सोचे तो सही भी है, क्योंकि हम सब एडवांस हो रहे हैं और हमें हमारे हिसाब से आसपास की जगहों को टेराफॉर्म करने की आज़ादी होनी चाहिए, और हम करेंगे भी। करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? लेकिन चीन की हरकतें और चीन का जो इतिहास रहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर ये काम सही से नहीं हुआ तो पूरी दुनिया पर आफत आ सकती है। आपका क्या कहना है? चीन को ये काम करने देना चाहिए पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, या चीन पर अंकुश लगाकर उसे दोनों प्रोजेक्ट करने से रोक देना चाहिए? आपका क्या मत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जितना हो सके सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किस्से, एक और दिलचस्प खबर, एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। भारत क्यों दूसरे देशों से टूटकर अलग हो रहा है? आपको सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन भारत एक उपमहाद्वीप है जो धीरे धीरे अपनी जगह से हिल रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन भारत कटकर दूसरे देशों से अलग हो जाएगा और फिर एक दिन यूरोप से जाकर टकरा जाएगा। लेकिन यह प्रोसेस आज से नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सालों से चल रही है, और इसी प्रोसेस की वजह से सभी महाद्वीपों और देशों का निर्माण। आइए जानते हैं कि ये सब कब और कैसे हुआ। आज हम आपको भारत के जन्म की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि हर भारतीय को जानना जरूरी है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बात शुरू होती है आज से 27 करोड़ साल पहले। उस समय पृथ्वी को अस्तित्व में आए 4 अरब 20 करोड़ साल हो गए थे। उस समय पृथ्वी पर जमीन का बस एक टुकड़ा था। उस समय उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ये सब कुछ नहीं था। बस केवल एक ही जमीन का टुकड़ा था, जिसका क्षेत्रफल आज के सभी देशों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर था। मतलब सारे द्वीप और महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। साइंटिस्ट ने उस समय के इस जमीन के टुकड़े को पैंजिया नाम दिया है, लेकिन समय के साथ ये जमीन का टुकड़ा 2 भागों में बंटना शुरू हो गया। ये थ्योरी एक महान वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगेनर ने दी थी, और उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि उसी वक्त से धरती पर रेंगने वाले जीवों का जन्म हुआ था। धरती के नीचे प्लेट्स में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों करोड़ों सालों में नजर आते हैं, और इसी बदलाव की वजह से द्वीपों और महाद्वीपों का निर्माण होता है। साइंटिस्ट के अनुसार इसका कारण जमीन के नीचे बहने वाले मैग्मा और वोल्केनिक एक्टिविटी है।
धीरे धीरे पैंजिया का एक भाग टूटकर उत्तर की ओर चला गया, जिसे लॉरेशिया कहा गया, और एक भाग टूटकर दक्षिण में चला गया, जो कि गोंडवाना कहलाया। इन दोनों के टूटने से बीच में जिस सागर का निर्माण हुआ उसे टिथिस नाम दिया गया। लॉरेशिया से टूटकर एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप का निर्माण हुआ। वहीं गोंडवाना से ही टूटकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ तक कि भारत भी अस्तित्व में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो बताया कि एशिया का निर्माण लॉरेशिया में से हुआ था, फिर भारत गोंडवाना का हिस्सा कैसे हुआ? तो दरअसल शुरुआत में भारत गोंडवाना का ही हिस्सा था। आज से 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना टूटना शुरू हुआ और इसी प्रोसेस की वजह से भारत अस्तित्व में आया। आज से 9 करोड़ साल पहले अफ्रीका से एक जमीन का टुकड़ा अलग हुआ, जो कि क्षेत्रफल में काफी बड़ा था। इस जमीन के टुकड़े में आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मेडागास्कर जैसे देश शामिल थे। इसके बाद लगभग 8.8 करोड़ साल इस जमीन का एक बड़ा भाग मेडागास्कर को छोड़कर ऊपर की ओर नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा, और आज से 4 करोड़ साल पहले एशिया यानी कि यूरेशिया प्लेट से जा टकराया। अब यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस समय तक ऊपर लॉरेशिया सुपर कॉन्टिनेंट भी टूटकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में बढ़ चुका था। इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने का नतीजा एक बहुत ही ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ। ये प्लेट आज के लद्दाख के आसपास टकराई थी। जब भी दो प्लेट्स यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स, जमीन के अंदर की जो प्लेट्स होती हैं, सतहें जो होती है, आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, तो भारी प्लेट नीचे झुक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े पर्वतों का निर्माण होता है और हुआ भी। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पर्वत है? ये पर्वत है हमारे देश की शान, देश के सर का ताज, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बदलाव इतनी जल्दी नहीं आए, बल्कि इसमें लाखों करोड़ों साल लगे। आज से 8.8 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि उस समय किसी भी प्लेट की रफ्तार से सबसे ज्यादा तेज रफ्तार थी। यहाँ तक कि आज के समय में भी इंडियन प्लेट 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से आगे खिसक रही है, और इसी वजह से हिमालय भी हर साल 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। केवल हिमालय ही नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट और हिमालय की सभी चोटियों की ऊंचाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए एल्फ्रेड वेनेगर ने एक और थ्योरी दी, जो काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि अगर पृथ्वी पर मौजूद सभी देशों को ध्यान से देखा जाए तो आप पाएंगे कि वो सभी आपस में एक दूसरे में फिट होते हैं, बिल्कुल पजल बुक की तरह। अगर सभी को आपस में मिला दिया जाए तो एक बार फिर से पैंजिया का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा गोंडवाना लैंड सचमुच किसी वक्त दुनिया में मौजूद था। इसके भी कई सबूत मौजूद हैं। साइंटिस्ट के अनुसार जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ, तब उसके साथ उस वक्त मौजूद पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष भी उसके साथ चले गए। इसलिए खोज किए जाने पर अफ्रीका और उपमहाद्वीप भारत में पाए गए फॉसिल्स में काफी सिमिलैरिटीज मिलती है। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि भारत अपने साथ केवल फॉसिल्स ही ले गया था, या फिर वो अपने साथ वहां मौजूद जीवन भी ले गया था? तो जब इंडियन प्लेट्स धीरे धीरे मूव हुई तो ये अलग अलग क्लाइमेट से होकर गुजरी, जिसकी वजह से कई जीव जंतुओं का जन्म हुआ, जिनमें से एक है व्हेल्स। आप कहेंगे कैसे? तो ये बात आपको बड़ी ही मजेदार लग सकती है। जब इंडिया धीरे धीरे एशिया के नजदीक आ रहा था, तब छोटे हिरण की तरह दिखने वाले जीव क्लाइमेट चेंज की वजह से व्हेल्स में बदल गए। और जब इंडियन प्लेट्स फाइनली आकर एशिया से टकराई तो एशिया में पाए जाने वाले जीव जंतु इंडिया के साथ आए जानवरों के साथ इंटरैक्ट हुए, और इस कोलिजन की वजह से दुनिया में काफी जियोग्राफिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आए। इसकी वजह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंजेस हुए। हिमालय और तिब्बत के पठार में उड़ने वाली हवाओं से बारिश होने लगी और एक परफेक्ट रेन साइकिल का निर्माण हुआ। अब ये तो आप समझ ही सकते हैं कि हिमालय का एरिया काफी ऊंचा है, और इसी वजह से उसने हिंद महासागर से उठने वाली पूरी नम हवाओं को सोख लिया, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण हुआ। और जब ये बादल ऊंचाई पर जाकर पहाड़ों से टकराए तो मानसूनी बारिश की शुरुआत हुई, और ये बारिश पूरे उपमहाद्वीप में हुई, और फिर ये एक साइकिल की तरह सेट हो गया, जो आज करोड़ों साल बाद भी इसी प्रोसेस की वजह से हर साल मानसून आते ही धरती पर झमाझम बारिश होती है। और इसी वाटर सिस्टम की वजह से दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन के पानी की जरूरत पूरी होती है। इसी सिस्टम की वजह से नदियों का निर्माण हुआ, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह वगैरह।
और इन नदियों ने भारत की जमीन को उपजाऊ बनाया, जिसकी वजह से वहां खेती मुमकिन हो सकी और ये प्रोसेस लाखों सालों तक चलती रही, जिसकी वजह से बंगाल डेल्टा का निर्माण हुआ। अब यहाँ एक बात और है जो आपको पता होनी चाहिए। जब तक इंडियन प्लेट्स का एशियाई प्लेट से टकराव नहीं हुआ था, तब तक धरती पर ग्रीन हाउस का इफेक्ट बहुत ज्यादा था। यहाँ तक कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी नहीं थे। लेकिन जब इंडियन प्लेट्स एशिया से टकराए तो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, जिसकी वजह से ग्लोबल कूलिंग की शुरुआत हुई। और जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया, कूलिंग बढ़ती गई और यहीं से पहले आइस एज की शुरुआत हुई। लेकिन इंडिया की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इंडियन प्लेट्स आज भी लगातार खिसक रही हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेपाल में सन 2015 में आया 7.8 तीव्रता का भूकंप। वैसे इंडिया में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, हाँ, लेकिन भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन अभी भी ये कहानी अधूरी है। अगर आप इसे और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम और डिटेल में बताएंगे कि कैसे भारत का ये पूरा भूखंड धीरे धीरे टूटकर सरक रहा है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।